हाय एवरीवन, मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। उसके आगे के क्वेश्चन जो है अभी हम लोग डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि एलोट्रॉपी क्या होता है, व्हाट इज एलोट्रॉपी। तो बड़ा ही आसान सा है कि यदि कोई सिंगल सब्सटेंस मोर देन वन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करे, मोर देन वन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करे, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। समझ गए। एलोट्रॉपी वह प्रॉपर्टी है या किसी भी सब्सटेंस का वह एबिलिटी है जिसके तहत वह एक से अधिक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। माने है वही चीज़, कंपोजिशन उसका वही रहने वाला है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में जो है वह एग्जिस्ट करेगा। कंपोजिशन सेम रहने वाला है उसका। तो एक सिंगल सब्सटेंस अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करे, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में जो है पूछा है कार्बन के दो इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स, और उन दोनों एलोट्रॉप्स के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है या बतलाना है। तो देखो, कार्बन के तो हालांकि कई एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें से 3 होते हैं जो सिलेबस में है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन। ग्राफीन भी होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 2 इम्पॉर्टेंट। तो इस सबों में जो इम्पॉर्टेंट है वह डायमंड और ग्रेफाइट है, जो हम लोग सुनते हैं अधिकतर। तो कार्बन के ये 2 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप, या जो है क्वेश्चन बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट का है, ग्रुप 14 के लिए। तो एलोट्रॉपी क्या हो देखे। अब बोल रहा है कार्बन के जो 2 इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं, इन दोनों को स्ट्रक्चरल बेसिस के आधार पर डिफ्रेंशिएट करो कि स्ट्रक्चरली ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ध्यान से समझोगे। क्लास 12 सॉलिड स्टेट में सेम टॉपिक पढ़ना है। डायमंड, ग्रेफाइट, बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। दिस वन इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। मतलब दोनों कार्बन से ही बने हुए, कार्बन के ही ये 2 अलग अलग एग्जिस्टेंस हुए। दोनों में केवल कार्बन ही है, लेकिन वह अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग अरेंजमेंट के आधार पे उसका एग्जिस्टेंस है। उसी में एक को हम लोग डायमंड बोल रहे हैं और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, ग्रेफाइट बोल रहे हैं। है दोनों कार्बन का ही। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन के लिए 4 सिग्मा बनेगा। अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल। यहाँ जो है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इसमें प्रत्येक कार्बन के लिए 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बनता है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल, और वो भी अलग अलग लेयर्स में, डिफरेंट लेयर्स में। ऐसा समझ गए। दोनों में केवल कार्बन ही है। डायमंड में भी केवल और केवल कार्बन है, ग्रेफाइट में भी केवल और केवल कार्बन है। यहाँ प्रत्येक कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। प्रत्येक कार्बन 4 और कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब 3 सिग्मा और 1 पाई बनता है। कार्बन का अरेंजमेंट हेक्सागोनल होता है, वे हेक्सागोन के कई अलग अलग लेयर्स होते हैं उसमें। ऐसा। तो इस आधार पे जब आप इसके स्ट्रक्चर को बनाओगे तो ज़रा ध्यान से देखना है। मान लो कि यह कार्बन है, तो इस कार्बन का 4 अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल में कैसे होगा। इस प्रकार का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, या बॉन्ड पूरा सीधा नहीं होता है, लेकिन अभी हम लोग फिगर बनाने के लिए ऐसा दिखाएंगे। ऐसा। तो ये जो ऐसे करके दिखाया जा रहा है, दिस वन इज कार्बन एटम। अब इसमें से सबका वही हाल होना है।
प्रत्येक कार्बन के लिए 4 कार्बन जुड़ेगा, फिर यहाँ से एक कार्बन, इसके लिए फिर यहाँ से एक कार्बन, यहाँ का भी ऐसा एक कार्बन। अभी कार्बन का फिर 4 बनेगा, 1 2 3, एक ऊपर तो जुड़ा ही हुआ है। अब ई जा कर के जुड़ जाता है इधर से ऐसा, तो इसके लिए भी 4 जुड़ेंगे, 1 1 2 1 3 और एक ऐसे हो जाएगा 4। अब फिर इसको हम लोग मिला देते हैं यहाँ से और ये मिल जाता है यहाँ से। ऐसे इसके लिए भी 4 जुड़ेगा, तो अभी 1 2 3, एक इधर कहीं होगा ऐसे। तो दिस इज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मतलब डायमंड में जो बहुत सारे कार्बन होते हैं वे इसी प्रकार से अरेंज होते हैं। देखो ये सब कार्बन है, यह एक छोटा सा अरेंजमेंट दिखाया गया ना, ऐसा अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में होता है, पूरे क्रिस्टल में। देखो अब यहाँ कुछ कुछ कार्बन का देखोगे तो 2 ही बॉन्ड दिखेगा, जैसे इस कार्बन का 1 और 1 2 ही दिख रहा है, तो 2 बॉन्ड इसके और होंगे, फिगर में नहीं दिखाया गया है कॉम्प्लिकेशन के चलते। वैसे यहाँ भी कार्बन है, इसके भी 2 ही बॉन्ड्स हैं, यहाँ भी बाकी और 2 कार्बन को नहीं दिखाए गए हैं, सिंप्लिसिटी के लिए बस हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। बाकी 4 है, जैसे इसका देखोगे तो 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4, इसका भी ऐसे करके, और सबका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है। इस कार्बन को लोगे तो देखो 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल में, इसका भी वैसे ही है ऐसे करके। तो यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किसका? डायमंड का। अब यदि यहाँ से देखोगे तो यह कार्बन है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि ऑल आर सिग्मा, तो उस हिसाब से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वह होगा sp3। 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है? sp3। सब में वैसे ही किसी का भी निकाल लो, सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ से भी sp3। हम बताए कि इस कार्बन का तो 2 और भी सिग्मा है ना, दिखाया नहीं गया, तो सबका sp3 आना है। अब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लंबाई होता है वह होता है 154 पिकोमीटर, तो यहाँ भी वही होना है 154 पिकोमीटर। अब पूरे कार्बन मतलब डायमंड के क्रिस्टल में ऐसा जो अरेंजमेंट है कार्बन का, जिसमें बहुत सारे कार्बन एक के बाद एक जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसका मतलब जो कार्बन जहाँ है वो वैसे ही रहेगा, इधर उधर जा नहीं सकता, नहीं तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, डायरेक्शनल नेचर पे नहीं रह पाएगा ऐसा। तो यह स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल में होता है, और ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेटवर्क मतलब एक के बाद एक जुड़ते जाना, एक के बाद एक जुड़ते जाना ऐसा। और जितने कार्बन हैं वे नेटवर्कली एक दूसरे से जुड़े हैं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से, इसीलिए जो डायमंड का होता है क्रिस्टल वह बहुत हार्ड होता है। हम लोग जानते हैं अभी तक में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है डायमंड को, सबसे कठोर होता है डायमंड। और किसी भी सब्सटेंस के कठोरता को, उसके हार्डनेस को मेजर किया जाता है एक स्केल पे, जिसको मोज स्केल बोला जाता है। जैसे एसिड बेसिक नेचर को पता करने के लिए पीएच स्केल होता है, वैल्यू 0 से 14 तक होता है ना, कि 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज़्यादा है तो बेस। उसी प्रकार से मोज स्केल में हार्डनेस पता किया जाता है, और इसमें वैल्यू 0 से 10 होता है, और यही 10 जो वैल्यू है वह है डायमंड का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। सो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन अभी तक के हिसाब से, जो मोज स्केल पे हार्डनेस है उस हिसाब से। तो स्ट्रक्चर देख लिए डायमंड का, प्रॉपर्टी भी इसका समझ गए। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन का जो वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो प्रत्येक कार्बन का जो है 4-4 बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट और सिग्मा बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, नो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री। अब पूरे डायमंड के क्रिस्टल में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, आयंस तो होंगे ही नहीं, इसलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, 4000 केल्विन के आसपास, 3843 केल्विन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब 4000 केल्विन के आसपास समझोगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का क्या हाल है? तो इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, हेक्सागोन आप बनाओगे ऐसा, यहाँ भी ये सभी कार्बन है, तो यह हेक्सागोन जो है वह एक लेयर का है, इसके बाद और लेयर बनता है। इसमें लेयर्स नहीं बनते, इसमें सारे कार्बन एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। इसमें बहुत सारा कार्बन जुड़ करके ऐसे हेक्सागोन बनाया, फिर कुछ गैपिंग होता है, फिर अगला लेयर बनता है,
तो नेक्स्ट लेयर में भी ऐसा ही हेक्सागोन बनेगा ऐसा। मिलाओगे इसको तो एक हेक्सागोन बनेगा ही बनेगा। देखो एक तो ऐसे प्लेनर हेक्सागोन बन रहा है ना, एक 3D हेक्सागोन बनेगा। कैसे मिलाएंगे ज़रा देखोगे। फिर इसको भी यहाँ किनारे से मिला दो, फिर इसका ये जो ऊपर वाला कार्बन है यहाँ ऊपर वाले से ही मिलेगा, नीचे वाला कार्बन इस नीचे वाले से मिलेगा। वैसे यहाँ ऊपर वाला कार्बन ही ऊपर वाले से मिलेगा और ये नीचे वाला कार्बन नीचे वाले से मिलेगा ऐसा। और ये जो बना दिस इज या परफेक्ट हेक्सागोन इन 3D मैनर, 3 डायमेंशनली जो है या एक हेक्सागोन है। और अरेंजमेंट इसमें देख ही रहे हो किस प्रकार का अरेंजमेंट है। सो पेंसिल देखो जो बच्चे लिखते हैं पेंसिल, तो उसमें आउटर जो स्ट्रक्चर रहता है वही रहता है, हालांकि वह स्ट्रक्चर कार्डबोर्ड का तो जो लकड़ी लगा हुआ रहता है उसमें, लेकिन हेक्सागोन का भी मतलब कि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर उसका भी अरेंजमेंट ऐसा ही होता है हेक्सागोन। तो यह हेक्सागोन बन रहा है। अब इसमें कई हेक्सागोन ऐसे एक लेयर में बनते हैं, कई बनते हैं। देखो ऐसे ऐसे कई हेक्सागोन बनते हैं इस प्रकार से, बहुत सारे बनते हैं। वैसे यहाँ भी बनेगा, बहुत सारे हेक्सागोन बनेंगे, लेकिन ये बहुत सारे हेक्सागोन जो है अलग अलग लेयर में होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे बनने वाले हैं। हम बस एक को यहाँ मेन दिखा करके चले हैं। तो यह एक लेयर का हेक्सागोन, यह एक लेयर का हेक्सागोन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है और वह डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर। यह जो लार्ज डिस्टेंस है ना, यह लार्ज डिस्टेंस बता रहा है कि ये जो 2 लेयर हुए, इन दोनों लेयर के बीच हमेशा एक वीक वैन-डर-वाल फोर्स काम करेगा, वीक वैन-डर-वाल फोर्स काम करने वाला है। जब भी डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वहाँ हमेशा वीक फोर्स होता है, डिस्टेंस कम हो तो वहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन का ऐसे अरेंजमेंट है हेक्सागोनल लेयर का, वह 2 लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए उसके बीच एक वीक वैन-डर-वाल फोर्स यहाँ काम करता है। अब ज़रा यहाँ बात कर लें हम लोग कार्बन के बॉन्डिंग की। तो देखो एक कार्बन हुआ यहाँ, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा, एक बनने वाला है पाई। तो इस कार्बन का एक पाई दिखाना है तो इधर 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 कहीं भी दिखा सकते हो। मान लो कि उस पाई को हम दिखा दिए इधर, ठीक। तो अब यहाँ भी तो एक कार्बन है तो इसका भी एक पाई बनेगा। तो इसके पाई को आप यहाँ नहीं दिखाओगे, नहीं तो लगातार हो जाएगा। तो इस कार्बन का 5, तो मान लो इसका पाई है यहाँ। वैसे इसके लिए दिखा दो तो इसका पाई दिखा दो ऐसे, फिर इसके लिए पाई दिखाओगे तो इधर बनेगा। और भी कार्बन तो वैसे हेक्सागोनल लेयर में होगा ही, सेम ऐसा ही होना है। तो 1 2 3 सिग्मा ई पाई, तो अगल बगल 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या होना है sp2। अब सबसे बड़ा बात क्या है, सो देखो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। मतलब जब आप ग्रेफाइट में पोटेंशियल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ग्रेफाइट का क्रिस्टल में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस पोटेंशियल से क्या होता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब ऐसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये उठ के यहाँ चला जाए, ये आगे कहीं बढ़ जाए ऐसे। तो यह जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। और यही पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और मूवमेंट के चलते ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। मतलब ग्रेफाइट एक बहुत ही बेहतर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बट डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while graphite is a very good conductor of electricity. So the reason behind this is this delocalization of pi electron. कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। जबकि यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना मुश्किल है क्योंकि ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और यहाँ पाई इधर उधर होता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पाई तो वैसे भी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं है। शेप को कहाँ डिटरमाइन करता है पाई बॉन्ड, नहीं करता है। समझ गए। तो ये बेसिक से स्ट्रक्चरल डिफरेंस हुए डायमंड और ग्रेफाइट के बीच।
एग्जाम में आएगा तो इतना पूरा बनाना होगा, इस फिगर को ध्यान में रखोगे और कई बार इसको प्रैक्टिस कर लोगे। 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है दोनों एक साथ ना पूछे, अलग अलग पूछ दे कि डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बताओ या ग्रेफाइट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बताओ। डायमंड जितना हार्ड होता है ग्रेफाइट उतना ही सॉफ्ट होता है। पेंसिल में जो ग्रेफाइट का लगा हुआ रहता है ब्लैक वाला जिससे लिखा जाता है, देख तो शार्पनर से उसको आसानी से छील लेते हैं हम लोग, सॉफ्ट है इसलिए। तो डायमंड को वैसे छील पाओगे क्या? नहीं। तो ये सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट है वह अलग अलग लेयर में है और 2 लेयर के बीच लार्ज डिस्टेंस होने के चलते वीक वेंडरवाल फोर्स काम करता है और यह वेंडरवाल फोर्स वीक है, इसलिए यह सॉफ्ट नेचर का है। यहाँ वैसा कोई वीक फोर्स नहीं, यहाँ सब जगह कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे एटम मजबूती से जुड़े हुए हैं। ऐसा समझ गए ना? तो बस इसको आप ध्यान में रखोगे। डायमंड और ग्रेफाइट का यही जो है स्ट्रक्चरल बेसिस है, दोनों में अंतर है स्ट्रक्चर के आधार पे। आएगा तो स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, नोट्स में ऐसा ही काफ़ी डिटेल में है, आप उसको देख करके जो है वहाँ से करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 17, वह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट। VSEPR थ्योरी के आधार पे जो है शेप बतलाना है कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के। VSEPR थ्योरी शेप बतलाने के लिए एक कंप्लीट थ्योरी है, यह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें से जो कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिसका शेप पता करना है, कैसे डिटरमाइन करते देखोगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल दिया हुआ है BCl2, सेकेंड में दिया हुआ है BCl3, उसके बाद थर्ड मॉलिक्यूल है इसमें SiCl4, नेक्स्ट है H2S और एक लास्ट में है SF6। 5 मार्क्स के लिए है तो 5 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ऐसा सबका शेप बतलाना है कैसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। मतलब कि जैसे BCl2 में एक बेरिलियम तो 2 क्लोरीन है, तो कैसा इनका अरेंजमेंट है। तो देखो सब में सेंट्रल एटम पहले पता करना है। बेरिलियम यहाँ सेंट्रल एटम है, बीच में रहेगा। क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है तो 2 क्लोरीन को आप सिंगल बॉन्ड से ऐसा जोड़ो। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब 2 और 2, वैलेंस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन से देखो यह 2 सिग्मा बना रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हुए? 2। लोन पेयर तो कहीं दिखने वाले हैं नहीं, लोन पेयर 0। शेप डिटरमाइन करने में सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का यूज होना है। तो यहाँ से मॉलिक्यूल का टाइप लिखते हैं हम लोग AB2। दिस A इज फॉर सेंट्रल एटम, B इज फॉर सिग्मा बॉन्ड 2 है। अब AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है तो होता क्या है ना कि यह जो VSEPR थ्योरी है या एक फॉर्मुलेशन, एक टैबुलेशन किया है शेप का। मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं तो उस आधार पे उसका शेप क्या होने वाला है, इसके लिए VSEPR थ्योरी दिया है टेबुलेशन के फॉर्म में, और वही टेबल नोट्स में आपका बना हुआ है जो रटना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोथ इन क्लास 11th एंड 12। अभी तो आ ही रहा है एग्जाम में, क्लास 12 में भी आता है 5 मार्क्स का, कोई नहीं जाता है क्वेश्चन उससे। तो उस टेबल को आप रटोगे। VSEPR थ्योरी में देखना 3-4 पेज में टेबल बना हुआ होगा शेप के लिए केवल। तो यदि यहाँ से आप पता कर लिए मॉलिक्यूल का टाइप AB2, तो इसके बाद फिर इसके लिए शेप बनाना होगा, और शेप बनाना होगा तो टेबल से देखना होगा कि AB2 टाइप में कैसा शेप होता है। तो उसके लिए टेबल में देखोगे तो इस प्रकार से लीनियर शेप होता है। बेरिलियम का तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ही रहा है, क्लोरीन का वैलेंस में 7 होते हैं, बॉन्ड 1 बना रहा है, मतलब कि ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन S3 लोन पेयर्स बचने वाले हैं। एंगल 180 डिग्री हो जाना है। शेप का नाम आप लिख दोगे लीनियर। लोन पेयर वगैरह एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, ध्यान दोगे। नेक्स्ट है BCl3। यहाँ बोरोन सेंट्रल है, अगल बगल 3 क्लोरीन है। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 और 3 मतलब वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, तो उससे देखो यह 3 सिग्मा तो बना ही रहा है। तो यहाँ भी देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हुए 3, लोन पेयर यहाँ भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल का टाइप इस बार AB3 टाइप। अब AB3 टाइप में कैसा शेप है वो टेबल से रटा हुआ होगा, वो रटना ही पड़ेगा। तो बीच में यहाँ बोरोन 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, ऐसा। क्लोरीन पे हमेशा 3 लोन पेयर, हेलोजन पे। यह एंगल होता है 120 डिग्री, और इस शेप का नाम क्या है भाई? तो शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लैनर, ऐसा।
नेक्स्ट आता है SiCl4। सिलिकॉन इज द सेंट्रल एटम, अगल बगल 4 क्लोरीन है, क्लोरीन मोनोवैलेंट नेचर का है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, मतलब 2, 8 और 4, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही 4 से देखो ये 4 सिग्मा बना ले रहा है। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड पेयर हुए 4, लोन पेयर हुआ 0, मॉलिक्यूल का टाइप हो जाना है AB4। अब रटना होगा कि AB4 में कैसा शेप होता है, तो AB4 के लिए टेट्राहेड्रल शेप है, दिस वन। सब पे लोन पेयर दिखाओगे जरूर, नाम हो जाएगा शेप का टेट्राहेड्रल। ऐसा उसी प्रकार से H2S, सेंट्रल एटम इज द सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 2, 8 और 6। सल्फर 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि मोनोवैलेंट। अब सल्फर का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 2 बना रहा है, मतलब कि 4 बचने वाले हैं। अब ये 2 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर हुआ 2, और लोन पेयर भी देखो यहाँ 2 आ गए। तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा AB2L2। ए हुआ सल्फर के लिए, B2 मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, और L2 मैंने 2 लोन पेयर, ऐसा। अब AB2L2 के लिए VSEPR थ्योरी क्या शेप बतलाया है वो तो रटना ही होगा। तो उस आधार पे जो है ऐसा टेबल में देखोगे एंगुलर शेप होता है, ऐसे 2 लोन पेयर रहेंगे और ये 2 हाइड्रोजन होगा, एंगुलर शेप, या इसी को V शेप या इसी को बेंट शेप भी बोलते हैं। एक लास्ट इसमें है SF6। अब इसमें SF6 की यदि बात करोगे तो सल्फर सेंट्रल है, अगल बगल 6 फ्लोरीन है, ऐसा इस प्रकार से। सल्फर का वैलेंस में तो 6 इलेक्ट्रॉन है ही, और उन सारे इलेक्ट्रॉन से देखो यहाँ सिग्मा ही बन रहा है, ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर यहाँ हुआ 6, लोन पेयर हो गया 0, तो टाइप हो गया AB6। अब AB6 में क्या शेप है भाई, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ऐसा। दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो यही 5 नंबर में 5 मॉलिक्यूल का था। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में यही 5 मॉलिक्यूल आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, यही पैटर्न है। उसका रफ लेविस स्ट्रक्चर के आधार पे बना दो, उसके बाद सिग्मा और लोन पेयर पता करो, पाई है भी तो कोई मतलब नहीं है उससे, टाइप पता करो। टाइप पता करने के बाद मेन बचता है ड्रॉ करना, जो रटा हुआ होना चाहिए टेबल में जो दिया हुआ है VSEPR थ्योरी में, वहाँ से, ठीक है। तो यह हुआ, ऐसे करके बना देना है इसको। नेक्स्ट जो अब इसमें है अगला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। और उसके बाद फिर CP माइनस CV इक्वल टू R एक फॉर्मूलेशन है, इसको डेराइव करना है कि कहाँ से वह फॉर्मूला आया। तो सबसे पहले हम लोग हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें। हीट कैपेसिटी नाम में ज़रा सोचो, कुछ ना कुछ तो समझ में आने वाला है। हीट कैपेसिटी कहने का मतलब कि हीट जो लगेगा किसी भी बॉडी के कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। कैपेसिटी कहने का मतलब कि उसका एनर्जी समझ लो, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर समझ लो, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो या फिर 1 केल्विन बढ़ाना हो, मतलब यूनिट बढ़ाना हो। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर यदि इंक्रीज करना हो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो उसके लिए जितना हीट सप्लाई करना होगा इस बॉडी को, दैट हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस
पाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा किसी को कि सर 1 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ेगा तो केल्विन ये कैसे होगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तब तो 273 ऐड कर देते हैं, मतलब 274 केल्विन होना चाहिए यहाँ। नहीं, यह तब होगा जब डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे। यहाँ बात किया जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने का, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर का, और टेम्परेचर चेंज जितना डिग्री सेल्सियस में करता है उतना ही केल्विन में। जैसे मान लो कि 1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 5 - 1 करोगे 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब केल्विन में करो तो केल्विन में करने के लिए इसको बदल लो, तो ये हो जाएगा 274 केल्विन और ये हो जाएगा 278 केल्विन। अब फिर दोनों को माइनस करो तो ये भी वही आएगा 4 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब ऐसे तुम चेंज निकालोगे तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस सेम ही आना है, इसलिए यहाँ लिखा गया 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उसके लिए जो हीट ज़रूरत पड़ता है, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वह बॉडी या जो सप्लाई किया जाएगा उसके लिए, वही कहलाता है हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग C से दिखाते हैं, हीट कैपेसिटी को कैपिटल C लिखते हैं। फॉर्मूला इसका ऐसे लिखते हैं, C = Q/ΔT। यूनिट लिखोगे यदि तो Q मतलब कि एनर्जी हुआ जूल और ΔT टेम्परेचर माने केल्विन, तो जूल पर केल्विन इज द यूनिट। देखो डिटेल में इसको आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो तो उतना पूरा डिटेल करने लगेगी इसके कहानी को तो फिर काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाना है। तो चूँकि आप इसको पढ़े हो या पूरा अलग सा एक टॉपिक ही है, बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी जो है क्वेश्चन में उसको हम लोग डील कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है देख लिए, यूनिट देख लिए। अब हम लोग को डिराइव करना है रिलेशनशिप CP और CB के बीच, या CP और CB है क्या। सबसे पहला CP और CB क्या है, तो C आ गया मतलब कि हीट कैपेसिटी ही है, हीट कैपेसिटी ही है। CP को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब हुआ कि 1 मोल सब्सटेंस का यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तब जो हीट लगेगा वह मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोले, 1 मोल सब्सटेंस का यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तब जो हीट लगेगा वह मोलर हीट कैपेसिटी। और इस केस में यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वही फिर कहलाएगा CP। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में कि CP को जो है हम लोग लिखते हैं ΔH/ΔT, मतलब चेंज इन इंथैल्पी बाय चेंज इन टेम्परेचर। कैसे, वो चैप्टर का बात है, उतना डिराइव करना तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको रटे रहोगे। नेक्स्ट है CB। सो CB इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा, और इसके लिए जो होता है CB वह होता है ΔE/ΔT। डेल्टा E इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसी को ΔU/ΔT लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको रटना होगा कि CP = इतना होता है, CB = इतना होता है। ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या है बता दिए कि 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तब जो हीट लगेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड CB। ठीक, अब हम लोग को डिराइव करना है कि CP - CBr होगा कैसे। तो CP और CB का फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब हम लोग जानते हैं इंथैल्पी का डेफिनेशन से कि H = होता है E + PV, मतलब जो इंथैल्पी है वह बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। उसके बाद फिर हम लोग और क्या जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यह जो नोबल आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। अब इसमें से यदि आप 1 मोल गैस के लिए लोगे तो n = 1 हो जाएगा 1 मोल के लिए। तो n = 1 करोगे तो यहाँ से PV बराबर जाएगा किसका, RT का। मतलब ये जो इक्वेशन में PV है इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT। तो यहाँ से हो जाएगा H = E + RT। अब यह जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशियल मतलब चेंज के आधार पे इसको लिख सकते हो। तो जब चेंज के आधार पे लिखोगे तो चेंज इन इंथैल्पी,
बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन आर इंटू टी। अब चेंज ही दोनों में लगेगा। आर चूँकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कभी चेंज करने वाला है नहीं, तो चेंज करेगा टेम्परेचर। तो इसी को आप लिख सकते हो आर डेल्टा टी ऐसे। अब क्या करना है, पूरे इक्वेशन में LHS RHS को डिवाइड कर देना है डेल्टा टी से ऐसे पूरे में। तो ये डेल्टा टी यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ बचा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। देखो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी क्या होता है, CP। तो दिस वन इज CP। डेल्टा ई बाई डेल्टा टी ये क्या है, CV। सो CV यहाँ क्या बचा प्लस R, इसको इधर कर दो तो CP माइनस CV बराबर R हो गया डेरिवेशन। एकदम आसान सा था। CP बराबर इतना याद रखो, CV बराबर इतना याद रखो, H का ये वाला फॉर्मूला है। PV की जगह RT लिखो, डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा टी से डिवाइड करो, हो जाएगा। मतलब 2-3 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो डेरिवेशन आ जाना है। या जो CP माइनस CV इक्वल टू R है ना, इसका डेरिवेशन एक और तरीके से होता है जो काफ़ी बड़ा सा है। एडवांस थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि इसका एक बड़ा सा भी डेरिवेशन है, लेकिन 11th में जो है हम लोग यही डेरिवेशन को याद रखते हैं, इस इंथैल्पी के आधार पे इसको डेराइव करते हैं। CP माइनस CV बराबर R। सेम चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़े होगे, क्लास 11th में ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना है, वहाँ भी यह डेरिवेशन है CP माइनस CV बराबर R, शायद माइलर इक्वेशन या क्या इसको बोला जाता है वहाँ से। अब एक क्वेश्चन इसमें बच गया 19 नंबर, जो है काफ़ी बड़ा नया टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम चैप्टर से वह एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम में कि उससे क्वेश्चन आना ही है, और बड़ा सा एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा जाएगा। तो उस क्वेश्चन को, मतलब जो 19 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।